सेक्शन 4 उसको डेफिनेशन में डाल देंगे तो 3 जगह पर यार वॉइस नहीं आ रही। सर माइक माइक सर माइक। तो हमने क्या किया भाई, नई बनाई, उसमें संस्कृति को फिर भी डिफाइन नहीं किया हमने। भाई आप संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हमने एक बड़ा काम किया भाई, चलो डेफिनेशन को आप डिक्शनरी के अनुसार वो कर दो, क्या मैनेज कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये सोचो जो एक्सप्लेनेशन था, सेक्शन 4 में डेफिनेशन नहीं है, एक्सेप्शनेशन एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन को भी आपने डेफिनेशन में डाल दिया और उसकी भी बैंड बजाती नहीं। अब संस्कृति की पहले भी कोई डेफिनेशन नहीं थी, अब भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब संस्कृति को जो डिफाइन किया गया है वो कहाँ किया गया है? पक्काला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर, है ना। पक्काला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर के केस में ये 1939 का है, प्रिवी काउंसिल का है, आई तो थी, है ना। नहीं अब नहीं आ रही, है ना। पक्काला नारायण स्वामी का केस के फैक्ट क्या थे? तो भाई एक आदमी होता है, वो बाबू होता है, कहां पर? किसी ऑफिस में। उसके जो साहब होता है ना, उसकी लड़की उस व्यक्ति से करीब 15,000 रुपये उधार लेती है, करीब 15,000 रुपये उससे क्या करती है? उधार लेती है। पक्काला नारायण उसका पति होता है। जिस व्यक्ति से उसने पैसे उधार लिए थे, वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाई उसका मेरे पास पत्र आया है और उसने मेरे को पैसे लेने के लिए बुलाया है। ठीक, वो ब्याज पे पैसे चलाते, ठीक। वो चला गया पैसे लेने, तो उन्होंने वहां पर एक वो ले रखा था पहले से, क्या भाई आज आप ये सोचो 1939 में डिसीजन है, और कहां से है? प्रिवी काउंसिल से। तो घटना कब की होगी? कम से कम 10 साल पहले तो मानो। और उस वक्त 15,000 रुपए का मतलब 15 लाख। हाँ 7 करोड़ की वैल्यू तो होगी भाई। 5 पैसे 2 पैसे अन्नी दुन्नी चलती थी। तनख्वाह 1 रुपया 50 पैसे मिलते थे सरकारी कर्मचारियों को उस वक्त। 15,000 की तो वैल्यूएशन सोचो आप। तो उसने क्या लाया? एक वो बक्सा बनवा के लाया बड़ा सा। किससे? जो भी बनाने वाला था उससे। फिर वो आया। अब एक बात बताओ, 15
5-6 करोड़ रुपए आज की तारीख में मैं उसको दूं या उसको उसी में पैक करके भेज दूं, बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो उसने उसी को काटा और पैक करके गाड़ी में रख दिया और वो कहा, पूरी जाने दो इसको जगन्नाथ जी की यात्रा पे। तो ये पूरी पहुंच गया। पूरी पहुंचने के बाद जब आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये व्यक्ति ये है, तो पूछताछ हुई। पूछताछ में इस ये 2 सेक्शनों से संबंधित, एक तो संस्वीकृति से, उसमें इसने ये कहा कि भाई मैंने मारा नहीं, मैंने तो इसको पैक किया था, ये सही है कि मैं ये स्वीकार करके लाया था, काटा था। तब सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया कि संस्वीकृति के लिए 2 चीजों का आवश्यकता होती है। पहला तो या तो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट में अपराध को स्वीकार करे या उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करे जिससे कोई अपराध घटित हो। जैसे मैं कहूं कि साहब मैंने चोरी की, ये तो क्या हो गया। और मैं ये कहूं कि साहब मैंने बेईमानी के इंटेंशन से, आगे बात समझ लो, उसका छत्ता उठा करके ले गया उसे बिना पूछे। तो मैंने क्या किया, अब मैं कहता हूँ साहब मेरे को तो जरूरत थी, बारिश हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी, इसलिए उठा ले गया, मैंने चोरी नहीं की। देखिए गठन तो हो गया तथ्यों से, तो ये चोरी हो गई। तो संस्वीकृति, अब इन्होंने कहा कि संस्वीकृति अगर कोई व्यक्ति करवाता है 24 में, कैसे? धमकी, उत्प्रेरणा और वचन से। अगर कोई संस्वीकृति कराई गई है, किससे करवाई गई है और किससे, किसने करवाई है? ऐसा व्यक्ति जो उस पर अथॉरिटी रखता है, ऑथराइज पर्सन, है ना, प्राधि प्राधिकारी क्या कर रहा है? धमकी, उत्प्रेरणा और वचन दे। और इसका परिणाम क्या है भाई? धमकी, उत्प्रेरणा और इसका परिणाम क्या है? देखो, धमकी, उत्प्रेरणा, वचन किसने दी गई है? प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा। इसकी वजह से वो व्यक्ति क्या कर रहा है? संस्वीकृति कर रहा है। और इस संस्वीकृति पर कोर्ट की राय क्या है कि वो व्यक्ति या तो कोई ऐहिक रूप से फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। तब ऐसी संस्वीकृति क्या होती है? विसंगत होती है। 24 को समझना, धमकी, उत्प्रेरणा और वचन से संस्वीकृति कराई और ये किसने दी है? प्राधिकारवान व्यक्ति। और इस संस्वीकृति को देखने के बाद कोर्ट की राय है तो वो ऐहिक, ऐहिक का मतलब भौतिक रूप से, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारी तरफ से कर लूंगा, लाओ पैसे दे दो, होता है कि नहीं? कि वो कहा ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हारे बजे भी बच्चों को मैं पाल दूंगा, होता नहीं है? तो ये क्या है? तो ऐसी संस्वीकृति विसंगत, ठीक। लेकिन 28 में क्या कहा? ये धमकी, वचन और उत्प्रेरणा का प्रभाव किसी न किसी दिन तो खत्म होगा, और खत्म होने के बाद कर रहा है तो तब सुसंगत। अब देखो 29 में जो आदमी है वो प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है। 29 में दे रखा है कोई व्यक्ति कन्फेस कर रहा है ऐसे व्यक्ति से जो प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है, और उसने नशे की हालत में की, किसी वचन के प्रतिफल स्वरूप की हो, या ऐसे पर्सन के उत्तर में जिसका जवाब देना उसके लिए आवश्यक नहीं था। अगर इस प्रकार की संस्वीकृति की गई है तो सुसंगत हो, क्योंकि 29 में और 24 में फर्क किसका है? अथॉरिटी पर्सन और प्राधिकृत व्यक्ति।
और यहां पर, ठीक है। हाँ भाई, मान लो यहाँ कोई घटना हो, मैंने कोई अपराध कर दिया और मैंने तुमसे कहा कि भाई ये काम करो कि तुम जाकर के पुलिस को ये कह दो कि अपराध मैंने किया, बदले में तुम्हारे घर वालों को 2 लाख रुपए दूं। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? तो 29 और 24 का फर्क समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद में ये पुलिस वालों की बात करते हैं। पुलिस से की गई चौकट, ध्यान रखना ये सुसंगत तो होती है लेकिन साक्ष्य में नहीं पढ़ी जाएगी। तो आज ही आपने पढ़ा, अब दैनिक भास्कर की खबर थी कि एक आदमी 7 व्यक्तियों को काट करके थाने पहुंच गया और ये कहा कि मैंने 7 आदमियों को मार दिया। संस्वीकृति तो है लेकिन साक्ष्य में गिराइए, साक्ष्य में उपयोग। अब देखो, अभी जो आदमी चाकू लेकर तलवार लेकर के आया है वो पुलिस को ये कह रहा है कि साहब मैंने 7 आदमियों को मार दिया। इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्या? इन्वेस्टिगेशन तो अब होगा, एफआईआर रजिस्टर, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कहता है पुलिस अभिरक्षा में, सब छप 25 और सब जी इसका समझ गया ना। बिफोर कस्टडी और ये ड्यूरिंग कस्टडी। कस्टडी कैसी भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे कई बार वो आपसे प्रॉब्लम बना के पूछ लेते हैं कि पुलिस का एक जवान गेट के बाहर खड़ा हुआ है, व्यक्ति डॉक्टर से कर रहा है, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इसलिए डॉक्टर से की गई संस्वीकृति क्या होगी? सुसंगत तो होगी लेकिन साक्ष्य में उपयोग नहीं। आगे बात समझ? ये कहां दे रखा है? 26। अब इसके अपवाद 26 में दे रखा है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में उपयोग होगी यदि वह 164 के स्टेटमेंट कब होता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नहीं साक्ष्य में गिराइए। इसी प्रकार 27 में जब 26 खत्म होता है, प्रोविजन से स्टार्ट होता है कि अगर अक्यूज ने कोई इंफॉर्मेशन दी है और इंफॉर्मेशन से किसी बात का पता चलता है, कोई सूचना का पता चलता है, उस सूचना को वहां तक साबित किया जा सकता है, कहां तक? जहां तक वो चाहे संस्वीकृति के रूप में या नहीं। जैसे एक्स ने कहा कि साहब मैंने एक्स का मर्डर कर दिया, ये तो यूज नहीं हो सकता, लेकिन मर्डर करने के बाद मैंने मर्डर वेपन को वहां छिपा दिया था और उसके आधार पर मर्डर वेपन की जो रिकवरी हो रही है वो साबित की जा सकती है। ठीक है। 24 में क्या आया? धमकी, उत्प्रेरणा और वचन से कराई गई संस्वीकृति क्या होती है? विसंगत होती है। 25 में पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में उपयोग नहीं ली जाएगी, साबित नहीं की जाएगी। 26 में पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साबित। 27 में इंफॉर्मेशन में कोई बात मिली है तो। 28 में धमकी, उत्प्रेरणा, विचन का प्रभाव खत्म होने के बाद इस प्राधिकार व्यक्ति के अलावा अगर किसी को संस्वीकृति की गई है तो साक्ष्य में यूज होगी। और 30 कि जब 2 व्यक्ति एक ही अपराध में इन्वॉल्व है, तो एक व्यक्ति संस्वीकृति करता है तो दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध केवल विचार में लिया जाए, उस संस्वीकृति के आधार पर दूसरे को दोष सिद्ध नहीं।
ये कहाँ दे रखा है? 30। तो कहने का मतलब सेक्शन 17 से लेकर 31 तक स्वीकृति और संस्वीकृति के रूप में किए गए कथन सुसंगत। ठीक। फिर स्टेटमेंट 32 और 33 में ऐसे व्यक्तियों के कथन जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। तो 32 में 4 परिस्थिति बताई है जिसमें कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। पहला, मर गया है। दूसरा, मिल नहीं सकता। तीसरा, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। और चौथा, उसकी उपस्थिति व्यय और विलंब के नहीं हो सकती। और ये 4 व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में कोई कथन करता है तो कोर्ट में आए बिना भी इनका कथन साक्ष्य में क्या होगा? ग्राह्य। कब? जब किसी की मृत्यु का कारण प्रसंगत हो और वो अपने मृत्यु के कारण के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में कथन किया गया हो जिसमें उसकी मृत्यु। कारोबार के सामान्य अनुकरण। कोई व्यक्ति मर गया और अपनी डायरी में लिख गया कि एक्स मेरे 10,000 रुपये मांगता है, तो अपने हित के विरुद्ध कथन कर गया ना। अब घर वालों से वसूल करेगा या नहीं करेगा? तो पढ़ो डायरी को। कोई व्यक्ति ये कह जाए कि साहब मैंने एक्स का मर्डर किया, ट्रायल किसी और की चल रही हो, तो साबित किया जा सकता है साहब ये मरने से पहले लिख करके गया कि मर्डर इसने किया था। नहीं। फिर अपने हित के विरुद्ध हो गया तीसरा। चौथा, लोक अधिकार रूढ़ी के बारे में या किस है रिलेशनशिप के बारे। लेकिन ध्यान रखना ये स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले किए गए हो, उसके बाद में 13 में जो समव्यवहार है उसके बारे में किया गया हो, कुटुंब पिक्चर के बारे में किया गया हो, या अन्य व्यक्तियों की कोई ओपिनियन हो। जैसे मान लो आप बाहर मेरी कोचिंग के बाहर कोई पोस्टर लगा दिया, अच्छा लगाया बुरा लगाया, लोगों ने देखा कि यार ये आदमी ठीक है ये आदमी गलत है, तो लोग तो अपनी ओपिनियन दे करके चले गए। अब वो तो चाय वाला बताएगा कि साहब ऐसे कह रहे थे लोग, वो कौन कह रहा था, वो तो कह करके चले गए। तो ये 7 परिस्थितियों। और 33 में ये कह रहा है कि 32 वाला व्यक्ति कभी कोर्ट नहीं आया। 33 वाला व्यक्ति यह है कि कोई आदमी कोर्ट में आया, एक बार उसके बयान हो गए। ध्यान रखना क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है। और उसके बाद वो मर गया, मिल नहीं सकता, प्रतिपक्षी ने गायब करवा दिया। पुराने पिक्चरों में होता था कि नहीं होता? आज भी होता है, रियल में भी होता है। ठीक है। उसके बाद में जो मिल नहीं सकता या उसकी उपस्थिति इतने व्यय और विलंब के जितने न्यायालय मामले में क्या समझता है, अनुचित समझता है, नहीं हो सकती, तो उसके द्वारा किए गए कथन उसी मामले की आगे की कार्रवाई में या उससे संबंधित अन्य कार्रवाई में क्या किया जाएगा, उपयोग में। सेक्शन 33। काम में बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना जो व्यक्ति पहले स्टेटमेंट किया गया है, भाई जो आदमी पहले स्टेटमेंट करके गया है वो आदमी क्रॉस हो गई उसकी। जैसे कई बार पूछते एक महिला ने 164 के बयान दी और फिर मर गई, तो क्या 164 के बयान हुए तो मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन क्रॉस हुई नहीं हुई ना, इसलिए साक्ष्य में यूज नहीं ली जा सकती। 32 में किस चीज में लोगे? 7 परिस्थितियों में बताओ कौन सी में है?
है ना। फिर उसके बाद 34 में किए गए कथन कौन से हैं? लेखा पुस्तक में। तो कहते हैं सुसंगत होती है लेकिन केवल उसमें की गई प्रविष्टि दायित्व साबित करने के लिए पर्याप्त है। तो खाते में तो कोई कुछ भी लिख दे। ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऐसे कथन जो पुस्तकों में किए गए। 34 में लेखा पहियों में हो गई, 35 में पब्लिक रिकॉर्ड के अंतर्गत हो गई, है ना। 36 में चार्ट वगैरह के अंतर्गत में किए गए हैं। 37 में अधिनियम और अधिसूचनाएं जो भी बनाई गई है पेश करते हैं कि नहीं, कि साहब देखो इस एक्ट में ये लिखा हुआ है। तो ये दस्तावेज के रूप में किए गए कथन, ये पुस्तकों में किए गए कथन 37, 38, 39। है ना। और 39 में दे रखा है कितना यूज होगा। एक बात बताओ, आप कोई रूलिंग पेश करना चाहते हो तो एआईआर की तो इतनी मोटी बुक होती है, पूरी पेश होगी। डिसीजन भी पूरा लंबा चौड़ा होता है, वो थोड़ी होता है, उसका केवल ऑपरेटिव पार्ट पेश किया जाता है। तो ये कहां पर 17 से लेकर 39 तक स्टेटमेंट सुसंगत। 4 प्रकार से हो गए, स्वीकृति और संस्वीकृति। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के कथन जो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। क्या? दस्तावेजों में किए गए कथन, दस्तावेज के रूप में किए गए कथन, पुस्तकों में अंतर्विष्ट कथन। 4 प्रकार से हो गए। फिर उसके बाद में आता है जजमेंट के रूप में किए गए कथन। जजमेंट निर्णय सुसंगत होता है। कहा? 40 से लेकर 44। 40 में रेस जुडिकेटा, एक बार कोई बात डिसाइड होगी दोबारा आ रही है तो हम उस डिसीजन को पेश करते हैं कि साहब ये पहले डिसाइड हो गया इसलिए इसको खारिज कर। 41 में इन्होंने कहा कि कुछ डिसीजन जिनको हम बोलते हैं लोक लक्ष्य निर्णय, जजमेंट इन रैम, जजमेंट इन रैम सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। क्या होगा? जजमेंट इन रैम किस पे? सभी व्यक्तियों पर लागू। ठीक है। तो जो भी डिसीजन देता है सभी व्यक्तियों पर जजमेंट इन रैम। तो ये कह रहा है कि ये जजमेंट इन रैम कुछ सब्जेक्ट पर ही होते हैं, जैसे विवाह, प्रोबेट, दिवालिया और नवाधिकरण। तो देखो ये तो समुद्री विधि का संबंधित है। एक बार कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया, सबके लिए कर दिया। एक बार किसी भी विल को प्रोबेट हो गई तो सारी विल हो गई खत्म, प्रोबेट। और ये भी इस विषय पर 4 सब्जेक्ट पर कोई कोर्ट डिसीजन देता है और वो कोई सी व्यक्ति को कोई अधिकार देता है या अधिकार का हकदार घोषित करता है। देखो, अधिकार प्रदान करना और हकदार घोषित करना दोनों में अंतर है। प्रदान करने का मतलब आपसे पहले नहीं था, डिसीजन से आपको मिला। और हकदार घोषित करने का मतलब ऑलरेडी आपके पास था, कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि आप ही का। क्या एलएलबी फाइनल ईयर वाले भी पेपर दे तो लिया ही नहीं। हाँ, लेकिन सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया। डिवोर्स, हाँ बिल्कुल डिवोर्स, डिवोर्स डिवोर्स, हाँ।
हाँ, जजमेंट इन रेम होता है। डिवोर्स का मतलब अब कुंवारी हो गई, अब कोई भी कर लो, समझ गए? तो ये नवाधिकरण, इन 4 विषयों पर अगर कोई अधिकार दिया है, प्रदान किया है, कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदान किया है, अधिकार को वापस लिया है, इस प्रकार की किसी डिसीजन में बात है, तो वो जजमेंट इन रेम होती है। वो कहीं पर भी पेश कर दो आप, सब पता। पहला हो गया। दूसरा होता है जजमेंट इन पर्सोना, यानी इनको छोड़ करके, 4 को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी जजमेंट क्या होते हैं। लेकिन उन जजमेंट इन पर्सोनम का संबंध किससे है? पब्लिक इंटरेस्ट। तो ऐसे जजमेंट सुसंगत होते हैं, लेकिन जजमेंट इन रैम नहीं होते, सुसंगत जरूर होते। ठीक। अब देखो 40 में कौन सा था? रेजुडिकेटर। 41 में कौन सा आ गया? जजमेंट इन रैम। और 42 में जजमेंट इन पर्सोनम, जिसका संबंध किससे है? इनको छोड़ करके बाकी जजमेंट 43 में क्या है? इररिलेवेंट। पर्सोनम प्लस लोकित तो सुसंगत, और केवल जजमेंट इन पर्सोनम है तो दूसरे मामलों को। आगे मान लो। ठीक। फिर उसके बाद में हम आते हैं कहां पर? 43 हो गया। अब इन जजमेंटों को, गारंटर की भी गारंटी खत्म होती है कि नहीं होती? क्या आप इन जजमेंटों को चैलेंज कर दो कि जो जजमेंट हुआ है वो गलत हुआ है, तो वो 44। समझ गए? तो रिलेवेंट फैक्ट में पहला कार्य और कारण, 6 में रेजुडिकेटर, 7 में कारण, परिणाम और परिस्थिति। कारण को 2 पार्टों में बांटा, कोज के रूप में और पर्सन के रूप में। ठीक। 8 में हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण। 9 में 5 बातें स्पष्टीकरण करती हूँ, पुनर्स्थापन करती हूँ, इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करती हूँ, व्यक्ति वस्तु की आइडेंटिफिकेशन करती हूँ, समय और स्थान, जब और जहां कोई और उन व्यक्तियों के बीच का संबंध जिन्होंने समव्यवहार किया, 5 बातें। 10 में कॉन्फ्रेंसी के बारे में, मन में धारण करने के बाद प्रथम बार कही गई, की गई लिखी बात 2 बातें साबित करने में सुसंगत होती है। पहला, षड्यंत्र का एग्जिस्टेंस, और दूसरा षड्यंत्र के पार्टीज, पक्षकार। 11 में वो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। कब? जब वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है। 5 बातें। पिलियोफलेबी, मृतक की उत्तरजीविता, अन्य व्यक्ति का कार्य, मृतक की स्वयं की गलती, और बच्चे की धर्मजता के मामले में गर्भाधान के समय पक्षकारों की पारस्परिक पहुंच नहीं। सेकंड पार्ट में वो तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को अधिसंभव या अंधिसंभव बनाते। 12 में नुकसानी वाले, 13 में प्रथा रूढ़ी के संबंध में समव्यवहार के रूप में, उदाहरण के रूप में, 14 में मानसिक तथ्य, 15 में कार्य आकस्मिकता या साहस्यता, 16 में कारोबार के अनुक्रम में किए गए कथन। ये तो गए कार्य और कारण के बारे में किए गए कथन। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे कथन के रूप में। कथन में पहला स्वीकृति और संस्वीकृति के रूप में किए गए कथन। सेक्शन 17 में संस्वीकृति को डिफाइन किया गया कि कथन किसी भी रूप में हो सकता है, इंगित अनुमान का समर्थन, यानी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है वो, लेकिन 18 से लिए गए 20 में व्यक्तियों द्वारा और परिस्थितियों में की जानी चाहिए। 18 में 5 व्यक्ति बताए हैं,
पहला व्यक्ति, दूसरा प्रतिनिधि, तीसरा प्रतिनिधित्ववाद का प्रतिनिधि जब वो उसकी हैसियत रखता है, यानी अभी करता हो गया सेकंड, तो प्रतिनिधित्ववाद का प्रतिनिधि, मामले में इंटरेस्टेड पर्सन, और जिससे राइट आया वो 5 व्यक्ति। 19 में जो पक्षकारों की हैसियत को एक्सप्लेन कर रहा है, और 20 में जिसको हमने स्वीकृति करने के लिए रेफर कर दिया वो। आगे बात 21 में एक जनरल नियम दिया हुआ है, 3 अपवाद दिए हुए हैं। जनरल रूल क्या है कि भाई जो व्यक्ति स्वीकृति करेगा, स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जाएगी, वो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को साबित नहीं कर सकता। भाई अपने स्टेटमेंट को साबित। फिर इसके 3 अपवाद दिए, 3 परिस्थितियों में किया जाए, अगर वो व्यक्ति मर जाए तो, दूसरा मन के और शरीर की दशा के बारे में किया गया, लेकिन वो उस मामले, विशेष मामले में होना चाहिए, न कि सामान्य, और ऐसे कथन जो स्वीकृति के रूप में तो नहीं, अन्यथा सूचक। 22 में क्या दे रखा कि भाई किसी व्यक्ति ने दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में स्वीकृति कर सकता है क्या? तो कहता नहीं कर सकता। केवल 2 परिस्थितियों में कर सकता है, जब उसका असली होना प्रसन्नगत हो और जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का तब 23 में सिविल मामलों में कोई स्वीकृति कर रहा है, लेकिन इस शर्त पर कर रहा है कि उसे डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, या ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है कि डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, तो वो विसंगत है। 24 से लेकर 30 तक किसके बारे में दिया गया? संस्वीकृति विसंगत है। कब? धमकी उत्पन्न किसने दी है? उस संस्वीकृति के कोर्ट की राय क्या है कि ऐसी संस्वीकृति के आधार पर कोई व्यक्ति एक रूप से फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्तन, तो विसंगत होती है। 25 में पुलिस से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी। 26 में 2 मामलों में जब मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में। 27 में अगर कोई इंफॉर्मेशन पे बात पता चल रही है। 28 में 24 के बाद की बात कही है कि अगर धमकी उत्प्रेरणा विचन का प्रभाव खत्म हो जाए तो। फिर उसके बाद 30, 29 में प्राधिकारवान व्यक्ति के अलावा किसी को संस्वीकृति की गई है तो वो साक्ष्य में यूज। और 30 में सहअभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति। शर्त यह है कि दोनों की साथ ट्रायल हो रही हो, एक सहअभियुक्त ने कोई बात कही है तो दूसरे के विरुद्ध विचार में ली जाएगी, उसकी संस्वीकृति के आधार पर दूसरे को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। 31 में निश्चयात्मक सबूत नहीं है बल्कि विबंध का काम, ये संस्वीकृति के रूप में। 32 में और 33 में ऐसे व्यक्तियों के कथन जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। 4 व्यक्ति, मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, उसकी उपस्थिति इतने व्यय और विलंब के नहीं हो सकती जितना मामले की परिस्थिति में न्यायालय क्या समझते हैं। आगे 7 बातों के बारे में। मृत्यु के कारण के बारे में, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन, कारोबार हित के विरुद्ध, लोक अधिकार रूढ़ी प्रथा के बारे में किया गया कथन, कौटुंबिक रिलेशन के बारे में, सब उसका 13 के व्यवहार के बारे में है, या कोई पढ़ ले इनके बारे में, और लास्ट अन्य व्यक्तियों के ओपिनियन के बारे में। फिर 33 में वो व्यक्ति कोर्ट में आया, स्टेटमेंट दिया, क्रॉस हो गई, अब वो मर गया है, मिल नहीं सकता, प्रतिपक्षी ने साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, या उसकी उपस्थिति व्यय और विलंब के नहीं हो सकती, तो उसी प्रोसीडिंग के आगे की कार्रवाई में या उससे संबंधित अन्य प्रोसीडिंग में उस साक्ष्य को यूज में। 34 में लेखाओं में किए गए कथन, 35 में पब्लिक रिकॉर्ड में किए गए कथन, 36 में चार्ट चित्रों इनमें किए गए कथन, 37 में अधिनियम हो, 38 में पुस्तकें, और 39 के अंतर्गत कितना पाठ साबित किया जाए स्टेटमेंट का।
आगे बात समझ। तो ये स्टेटमेंट के रूप में सुसंगत है। फिर उसके बाद में निर्णय कब सुसंगत होते हैं? तो 40 में रेस जुडिकेटा के रूप में सुसंगत होते हैं। 40 में किसके रूप में जे? रेस जुडिकेटा के रूप में सुसंगत होते हैं। उसके बाद में 41 में जजमेंट इन रेम कि कोई भी कोर्ट केवल 4 विषय पर डिसीजन दिया है। कौन कौन से? और इसमें कोई अधिकार प्रदान करता है, हकदार घोषित करता है। दोनों का अंतर समझ में आ गया? या किसी अधिकार को वापस लेता है या कोई संपत्ति प्रदान करता है, तो उसके संबंध में ये क्या माना जाएगा कि सभी मामलों में यूज होगा। और जो 40 और 41 में नहीं आते, न तो रेजुडिकेट है और न जजमेंट इन रेम है, जजमेंट इन पर्सोनम। लेकिन उनका संबंध किससे है? लो किससे है? तो ऐसे जजमेंट सुसंगत होते। लेकिन जो न 40 में आता है, न 41 में आता है, न 42 में आता है, कहाँ आता है? 43 में आता है। यानी हर जजमेंट इन पर्सोनम विसंगत होता है। और उस जजमेंट को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? 44 में किया जा सकता है। ठीक। फिर उसके बाद में आती है राय, ओपिनियन। क्या आती है? राय। ओपिनियन कब सुसंगत होती है? 45 से। 45 में क्या दे रखा? एक्सपर्ट ऑफिस। कुछ विषय दे रखे हैं, विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। इनकी अनन्यता के बारे में कोई राय बनानी है, विशेष कुशल व्यक्ति ने कोई ओपिनियन दी है, सुसंगत। ठीक। 45 एक्सपर्ट की ओपिनियन का कोई समर्थन कर रहा है या खंडन कर रहा है, सुसंगत होता है। कहां पर? 46 में, है ना। 47 में हैंड राइटिंग के बारे में परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत होती है। आप किसी की हैंड राइटिंग से कैसे परिचित हो सकते हैं? भाई मैंने जिसको लिखते हुए देखा है वो, जैसे मान लो आप लोग मेरे सामने लिखते हो तो मैं आपके हैंड राइटिंग से परिचित हूं। कुछ ऐसे भी है जिनकी हैंड राइटिंग से मैं परिचित लिखते हुए नहीं देखा, लेकिन वो अपना पेपर लिख करके मेरे को भेजा है, तो मैं उनकी राइटिंग से परिचित हो गया। पेपर और भी किसी ने देखा है, वो भी परिचित। तो जो व्यक्ति हस्तलेख की हैंडराइटिंग से परिचित है, उसकी व्यक्ति की राय सुसंगत। 48 में राइट और कस्टम्स। और 39 में कर्ता और सिद्धांत कहाँ? और 50 में रिलेशंस। लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी का कोई मामला है या डिवोर्स का कोई मामला है, वहां ये लागू केवल इसके आधार पर कोई डिसीजन। और 51 में दे रखा है जब राय सुसंगत है तो राय के आधार भी सुसंगत है। तो सेक्शन 45 से लेकर कितने देर की? 5 मिनट। तो फिर 5 मिनट का कौन सा बच गया? कि सिविल मामले में पक्षकारों का क्या चरित्र रिलेवेंट नहीं होता। कब? जब उसका चरित्र खुद विवादक हो। जैसे माना नहीं का कोई मामला है, मैं कहा साहब सही बात कह रहा हूं, और लोग कितने जरूरी है ये बताना कि ये ऐसा आदमी है। ठीक। फिर 53 में कि क्रिमिनल मामलों में आप अच्छे सील का साक्ष्य दे सकते हैं। देते कि सब बढ़िया आदमी है, पीओ का लाभ दोगे। क्यों दो? जब उसने अच्छे सील का साक्ष्य दिया है तो उसके बदले में हम व्याख्या कर सकते हैं कि भाई साहब किस टाइप के, तब बुरे सील का साक्ष्य दिया। दूसरा, जब उसका बुरा सील खुद विवादक। और तीसरा, पूर्व दो सिद्धि के रूप में दिया जा सकता है। समझ।
फिर उसके बाद 55 में जब चरित्र से नुकसानी तय हो रही है, तो एक बात बताओ, दो आदमी है आपके मोहल्ले में, एक बिल्कुल गाड़ी बढ़िया चलाता है, रूल्स फॉलो करता है, और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक आदमी जो धूम मचाले चलाता है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, किसे क्लेम ज्यादा दिलाओगे? नहीं, उसका चरित्र था ना कि वो उपेक्षावान था, वो सावधानी से चल रहा था, ये चरित्र है उसका, इसलिए क्या है, रिलेवेंट। समझ गए? उसके बाद में एक जोड़ा गया तरे, ठीक। तरेपन में क्या था कि 114 ही बनाया, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डाल दिया, अक्यूज पे। अक्यूज साबित करे कि महिला की सहमति नहीं थी, तो सहमति के लिए उसके चरित्र पे साक्ष्य किया जाता था, पूछा जाता था कि भाई तुम्हारे औरों से भी संबंध है, पैसे टके लेती हो तुम, और वो कहता है इस आदमी से उसी दिन, क्या पिछले 6 महीने से आप रिलेशन में थे, तो 53 में मना कर दिया कि पूर्व का रिलेशन, अन्य व्यक्तियों के साथ रिलेशन, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा चाहिए, केवल उस दिन कंसेंट थी या नहीं, केवल ये पूछा। सेक्शन 53, तो स्टेटमेंट रिलेवेंट कार्य और कारण के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, फिर उसके बाद निर्णय के रूप में, उसके बाद में राय के रूप में, और उसके बाद चरित्र के रूप में सुसंगत। एक मोटी मोटी पिक्चर बन गई। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इनको भी पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन भी देखेंगे, लेकिन एक पिक्चराइजेशन हो गया कि हम एविडेंस में क्या पढ़ेंगे। अब जैसे हमने सीपीसी में एक पिक्चराइजेशन कर लिया, तो आगे सीपीसी पढ़ने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पूरा रास्ता पता है। नहीं, ठीक, बाकी फिर अपन कल